ये थे आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को शेप देते हैं। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब जो मैंने ऊपर आपको बहुत सारे टॉपिक समझाए ना, वही बातें अब नीचे आने वाली, बट टू द पॉइंट आने वाली है। सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर एनालिसिस करें। उसको एनालिसिस करने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और इसके बीच में एक मैचिंग होना चाहिए, जिसकी मैचिंग की वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ईजिली अच्छे तरीके से स्मूथली रन कर सकता है। क्लियर है। तो यही तो बोला गया, इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, जब तक आपके और इनके बीच में, अब देखो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक साथ काम करना चाह रहे हैं, ग्रुप में काम करना चाह रहे हैं, बट उनकी बनती नहीं है, उनका झगड़ा इतना हो रहा है, क्या वो टाइम पे काम कर पाएंगे? क्या वो कॉस्ट उतनी इनकर्ड कर पाएंगे जितनी इनकर्ड होनी चाहिए? नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला गया है कि आपकी एफिशिएंसी तब इंक्रीज होगी जब आप क्या करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे पीपल बिहेव कर रहा है, कैसे लीडर होना चाहिए, ठीक है, कैसे बेटर इंप्रूव हो जाएगी हमारी प्रोडक्टिविटी। वो तभी होगी जब आप किसी को समझेंगे और वो आपको समझेगा। तभी ये कहते हैं ना कि एक अच्छा रिलेशनशिप चल सकता है, जब क्या कहते हैं दो फैमिली मेंबर अच्छे से अपने जीवन को सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब क्या है, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को, एटीट्यूड को समझेंगे। राइट। नेक्स्ट आता है एनहांस द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अब जैसे ही आपने एम्प्लॉय को देखकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लेके आए, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या, एम्प्लॉय क्या समझेगा कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, जिसको इसने मुझे इंपॉर्टेंस दी है, तो मैं भी इसको क्या करने वाला हूं, अच्छे से काम करके देने वाला हूं। राइट। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, वो मोटिवेटेड अपने आप हो जाता है। जब एम्प्लॉय को अपनी वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है ना, अपनी जो क्या है, अपनी फीलिंग्स को, उसको, उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, ऑटोमेटेड क्या हो जाता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, जिसके कारण एक पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। बेटर कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन, अब देखो जितने भी ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अब कॉन्फ्लिक्ट तो अब जब तक मैचिंग नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होंगे ही होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर दिया। एप्टीट्यूड टू द चेंज, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ और मैं दोनों एक साथ मिलके चल रही हैं, है ना, दोनों एक साथ मिलकर चल रहे हैं। मुझे इनकी फीलिंग समझ में आ रही है, इनको मेरी फीलिंग समझ में आ रही है, मैं इनके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हूँ। मैंने देखा कि जो ये एम्प्लॉई है ना, इसको फाइनेंशियल कंडीशन इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, वो अपनी फैमिली की पूरी तरीके से नीड को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे एम्प्लॉई की इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखा और उसको मॉनिटरी क्या कर दिया, रिवॉर्ड दे दिया, मॉनिटरी उसको हेल्प कर दिया, पैसे की रिगार्डिंग उसको मदद की। तो क्या वो खुश हो जाएगा? क्या मैं उससे जो कुछ काम कहूँगी, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज लेके आना है तो वो इजीली मान जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी नीड को कंप्लीट किया, तो वो मेरी नीड को कंप्लीट करेगा। सो इसीलिए बोला गया है कि अडेप्टिव टू चेंज, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हुई या फिर मैं कहूँ कि रीस्ट्रक्चर हुआ, हम इसको इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आता है डेवलपिंग द लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल तो इजीली बात है, हम एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सो हर एक के पर्सन के माइंड में आएगा कि हाँ ये जो काम है इस तरीके से होना चाहिए, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। जिस भी पर्सन के अंदर कुछ ऐसी खूबी नजर आए कि हाँ ये अच्छे से लीड कर रहा है, वो वहाँ पर स्किल एज इट इज़ ही डेवलप हो जाती है। ठीक है। बिल्डिंग ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यह मैंने आपको बता दिया। एनहांसिंग द डिसीजन मेकिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। इंक्रीजिंग द इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी, अब आपको हर जगह आपको लेकर चल रहे हैं, आपके साथ मिलकर चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में आपकी जो एम्प्लॉयज़ है ज़्यादा से ज़्यादा न्यू आइडियाज़ को लेके आएंगे। ठीक है। जो आपकी मान लीजिए ऐसा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया जिसके रिगार्डिंग आपका जो कंपनी है वो कैपेबल नहीं है, बट एम्प्लॉय का जो माइंड है, उनकी नॉलेज है, उनकी स्किल को यूज़ करके उन्होंने क्या किया, उस सिचुएशन को हैंडल कर दिया। वो कैसे हुआ? क्योंकि क्रिएटिविटी है उन पर्सन्स के बीच में। वो ये कह रहे हैं कि क्रिएटिंग ए सेफ स्पेस फॉर द ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे रह के, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में रह के आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ क्लासेस में मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे कि चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, नेक्स्ट डे क्या होता है, इसकी क्विक रिवीजन होती है, और देन उसके बाद मेरे को ऑन द स्पॉट सुनना होता है। तो मैं कहती हूँ कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है, हेनरी फ्योल ने क्या कंसेप्ट दिया है, 14 प्रिंसिपल किसके हैं, 4 प्रिंसिपल किसके हैं, ब्यूरोक्रेटिक का कंसेप्ट किसने दिया। ये ऑन द स्पॉट में आपकी माइंड में ऐसे तूफान मचा दिया है मैंने कि हाँ इसका आंसर दो, उसका आंसर दो, उसका आंसर दो, दैट्स इट।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर द इम्प्रूविंग द हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रहा है, एनहांस द एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड कर रहा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में प्रॉपर वे से सक्सेस हो रहा है। ठीक है, जब तक हम ह्यूमन बीइंग को नहीं समझेंगे, है ना, तब तक इस तरीके की ये कंप्लीट जो सर्कमस्टांसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकते। कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग को समझो, वो आपको समझेगा, वो आप उसको समझो, कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, अप्रोचेज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ लेसन नंबर 2 के अंदर, सो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन डेप्थ में आपको समझाया हुआ है। ब्यूरोक्रेटिक जो कि मैक्स वेबर ने दी थी, साइंटिफिक थ्योरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल ने दी थी, इनके प्रिंसिपल, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो कंपोनेंट है, उनकी स्टोरी समझा के मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, और इन सभी थ्योरी को हमने पढ़ा था। इन सभी टॉपिक को हम 1 बाय 1 आगे, जैसे कि ये ब्लॉक नंबर आपके 5 में, ब्लॉक नंबर 4 के अंदर, ये ब्लॉक नंबर 3 के अंदर, ये आगे हम पढ़ेंगे उनको 1 बाय 1। ओके, सो चलो ये हो गया चैप्टर फिनिश। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था, और उम्मीद करेंगे आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, एंड कंटिन्यूसली आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहना। ठीक है, ओके जी।